हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको 200 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज कराई जा रही है, जिसकी आज ये छठी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल पर उन वीडियोस को भी देख लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, बीड़ा पहाड़ी कौन सा समास है। समास से संबंधित प्रश्न आपके हिंदी के जिस भी पेपर में व्याकरण पूछी जाती है देखने को जरूर मिलता है। तो बीड़ा पहाड़ी शब्द में हमारा कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो बीड़ा पाणी यानी कि बीड़ा को धारण करने वाली देवी सरस्वती जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है दोपहर कौन सा समास है। दोपहर शब्द में कौन सा समास होगा, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है हमारा द्विगु समास। तो दोपहर यानी कि कौन सा पहर चल रहा है, दूसरा, यानी कि दूसरा पहल संख्यावाचक। और मैंने बताया है आप सभी को कि जिस भी शब्द का पहला शब्द संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक हो तो वो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोपहर शब्द में हमारा द्विगु समास होगा। फिर हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि है गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भगनाश होना, दूसरा ऑप्शन है अच्छा और बुरा एक करना, तीसरा ऑप्शन है मजा किरकिरा करना, चौथा ऑप्शन अच्छी चीज को बुरा कहना। तो गुड़ गोबर कर देना हम तब कहते हैं जब हमारा मजा किरकिरा कर देता है कोई, तो हम कहते हैं मजा किरकिरा कह दिया या कहते हैं गुड़ गोबर कर दिया। तो इसका अर्थ होगा मजा किरकिरा करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपसे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है सुबह, दूसरा ऑप्शन है जीरा, तीसरा ऑप्शन है मिर्ची, चौथा ऑप्शन है दृष्टि। तो इन शब्दों का हम प्रयोग करके वाक्यों में देख लेते हैं। दृष्टि अच्छी है यानी कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। मिर्ची लग गई स्त्रीलिंग शब्द है। सुबह हो गई ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। जीरा लेकर आओ या जीरा खा लिया। तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा, जीरा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीरा हमारा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पहला ऑप्शन अभद्र, दूसरा ऑप्शन मलिन, तीसरा ऑप्शन विषम, चौथा ऑप्शन कोमल। तो निर्मल यानी कि साफ सुथरा और इसका विलोम जो होगा वो होगा गंदा। तो गंदे को हम क्या बोलते हैं, मलिन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। फिर हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि है दुअन्नी कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो दुअन्नी यानी कि संख्या, अन्नी कितनी, दो, अठन्नी, चवन्नी, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे द्विगु समास के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। सेम टू सेम विकल्प भी यही थे। पहला ऑप्शन है एकत्र, दूसरा ऑप्शन है नीरस, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल और चौथा ऑप्शन है योगीराज। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज
हर बच्चा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा, जो कि गलत है। अशुद्ध यहाँ पे हमारा मंत्रिमंडल लिखा गया है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। मंत्रिमंडल हमारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। मंत्रिमंडल में त्रापे छोटी की मात्रा होती है, ये हमारा शुद्ध प्रकार से लिखा जाता है मंत्रिमंडल। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। पहला ऑप्शन है बिंदु, दूसरा ऑप्शन बिंदु सरा, तीसरा ऑप्शन बिंदु ए और चौथा ऑप्शन बिंदुएं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको मामा शब्द का बहुवचन बताया था कि क्या होगा, तो बिंदु शब्द का बहुवचन भी उसी प्रकार बिंदु ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, जिस प्रकार मामा का बहुवचन मामा होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और 2-3 तरीके से पूछा जाता है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे 3 प्रकार से प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो 1982 में किया गया। उनकी किस रचना के लिए किया गया, तो यामा के लिए किया गया। आपको ये प्रश्न भी बन सकता है कि यामा किसकी कृति है, तो यामा महादेवी वर्मा की कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें यामा के लिए मिला, 1982 में मिला, और यामा हमारी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। आपसे पूछेगा महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कौन सी सन में मिला, 1982 में। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, दूसरा ऑप्शन आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, तीसरा ऑप्शन आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, चौथा ऑप्शन आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ऊपर के 3 जो विकल्प दिए गए हैं उनमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे सरल इसकी पहचान यही थी कि 3 विकल्पों में हमारा विराम चिन्ह नहीं है, चौथे में विराम चिन्ह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया साप्ताहिक, दूसरा ऑप्शन वीणा, तीसरा ऑप्शन बाष्प और चौथा ऑप्शन सिंदूर। तो यहाँ पे जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो हमारा साप्ताहिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा साप्ताहिक शब्द होता ही नहीं है बल्कि साप्ताहिक शब्द होता है। सापे आका डंडा, यानी कि साप्ताहिक होता है बल्कि साप्ताहिक नहीं होता। इस प्रकार से होता है सही। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आप आज के बाद कभी भूलने नहीं वाले हो, इसके प्रकार आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं इस प्रकार से आपको याद करा दूंगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। तो विशेषण के प्रकार होते हैं हमारे 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको इसको किस प्रकार से ध्यान रखना है, तो विशेषण लिख लेना है। पहले विशेषण लिखिए और फिर इसमें गिनिए कितने शब्द हैं। तो वाह हमारा 1, सा हमारा दूसरा, फिर शाह है जो हमारा वो 3 और णा हमारा चौथा। तो जितने विशेषण में शब्द हैं वही हमारे, जितने वर्ण हो जाएंगे वही हमारे इसके प्रकार हो जाएंगे। तो विशेषण लिखिए, उसके अक्षरों को, वर्णों को गिनिए, जितने उसमें वर्ण हैं उतने हमारे प्रकार होते हैं विशेषण के। तो आज के बाद अभी आप कभी इसे भूलने नहीं वाले हो। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, फिर तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो पहले ऑप्शन में 2,
दूसरे ऑप्शन में 3, तीसरे ऑप्शन में 4 और चौथे ऑप्शन में 5। तो इसमें हमारे भेद होते हैं रचना की दृष्टि से 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो कि रचना में कितने हमारे वर्ण हैं, 1 2 3। तो 3 हमारे रचना के आधार पर शब्द भी होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जो कि हमारी शब्दों के भेद होते हैं 3। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तिरंगा है, पहला ऑप्शन हमें दिया गया कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा जो है 3 रंगों वाला, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में द्विगु समास देखने को मिलता है तो वहां पर द्विगु समास सही उत्तर होगा, किंतु यदि द्विगु समास दिया ही ना हो तब ये किसके अंतर्गत जाएगा? तिरंगा शब्द। तो तिरंगा शब्द यानी कि 3 रंगों वाला, हमारे राष्ट्र ध्वज की बात हो रही है। 3 रंगों वाला यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज झंडे की बात हो रही है, तो वो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस में कई बार करा चुका हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत बार पेपर में आता भी है प्रश्न, इसीलिए बार बार ये आपको प्रैक्टिस में कराया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन सूर्याणी, दूसरा ऑप्शन सूर्यो, तीसरा ऑप्शन सूरा और चौथा ऑप्शन सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सूर्या। सूर्या हमारा सूर्य का स्त्रीलिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पहला ऑप्शन संबंध कारक, दूसरा ऑप्शन अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन संप्रदान कारक, चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो पेड़ से फल गिरा यानी कि पेड़ से फल गिर के अलग हो गया। जब भी अलग होने का हमारा वर्णन हो या अलगाव का भेद हो, वो हमारा जाता है अपादान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन दीर्घ संधि, चौथा ऑप्शन व्यंजन संधि। तो हमें बताना है सदैव में प्रयुक्त संधि। मैंने आप सभी को बता रखा है, जब भी पहले या दूसरे अक्षर पर एक मात्रा देखने को मिलती है वो जाता है हमारा गुण संधि के अंतर्गत, किंतु अब यहाँ पर दूसरे अक्षर पर 2 मात्राएं देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए भी आपको याद रखना है कि दूसरे और तीसरे अक्षर पर यदि 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी तो वो हमारा जाएगा वृद्धि संधि के अंतर्गत, किंतु यहाँ पे हमारा वृद्धि संधि तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो वृद्धि संधि हमारी किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारी स्वर संधि के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, सदैव सद। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन पिटाई करना, दूसरा ऑप्शन गाली देना, तीसरा ऑप्शन डींग हाँकना, चौथा ऑप्शन क्रोधित होना। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डींग हाँकना। इसके बाद बात करते हैं हम अपने आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन व्यंजन संधि, चौथा ऑप्शन दीर्घ संधि। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि शब्द पे 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी तो वृद्धि संधि होगा, किंतु यहाँ ई की मात्रा है तो वृद्धि संधि तो हमारा गलत हो जाएगा। विसर्ग संधि भी नहीं होगा, व्यंजन संधि भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा हमारा दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि आपको बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल रही है और बड़े को हम कहते हैं दीर्घ, तो ये हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत जाएगा। आशा करते हैं आपको आज जो 20 प्रश्न देखने को मिले हैं
वो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो में आप सभी के पास साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।